स्वागत है आप सबका द लीगल अध्यापक के इस सेशन में। ये एक AI जनरेटेड वन शॉट स्पीड रिवीजन ऑफ LLP एक्ट है, स्पेशली CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। फास्ट, फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्यूचर CAs, अब हम एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है LLP एक्ट 2008। और ये एक्ट आज के टाइम में प्रैक्टिस और एग्जाम्स दोनों के लिए काफी रेलेवेंट है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी समझ लो। LLP एक्ट 2008 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, मतलब कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर LLP फॉर्म होती है तो उस पर यह एक्ट अप्लाई करेगा। अब कंटेंट्स पर आते हैं। LLP एक्ट 2008 में टोटल 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं, इसीलिए एक्ट ज्यादा लेंथी है और कंपैरेटिवली इजी भी है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी का पॉइंट समझना जरूरी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 LLPs पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि LLP एक अलग लीगल एंटिटी है और उसके लिए अलग एक्ट बनाया गया है। अब LLP का मीनिंग समझते हैं। LLP एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का स्ट्रक्चर है। LLP लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लो कंप्लायंस कॉस्ट पर प्रोवाइड करता है, मतलब कंप्लायंस कंपनी से कम होती है। LLP अपने पार्टनर्स को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। LLP अपनी पूरी एसेट्स की लिमिट तक खुद लायबल होता है, लेकिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि LLP कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब शेड्यूल समझ लो। फर्स्ट शेड्यूल म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के बारे में डील करता है, और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स पर तब अप्लाई होता है जब कोई फॉर्मल LLP अग्रीमेंट नहीं होता। मतलब अगर अग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स फॉलो होंगे। सेकेंड शेड्यूल फर्म के LLP में कन्वर्जन से डील करता है, मतलब जब कोई पार्टनरशिप फर्म LLP में कन्वर्ट होती है तो उसके रूल्स सेकेंड शेड्यूल में दिए गए हैं। थर्ड शेड्यूल प्राइवेट कंपनी के LLP में कन्वर्जन से रिलेटेड है। जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को LLP में कन्वर्ट करती है तो थर्ड शेड्यूल अप्लाई होता है। फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के LLP में कन्वर्जन से डील करता है, मतलब लिस्टेड कंपनी नहीं बल्कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जब LLP में कन्वर्ट होती है तो फोर्थ शेड्यूल अप्लाई होता है। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर आते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस फाउंडेशन होते हैं किसी भी एक्ट के। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें LLP अंडर दिस एक्ट और LLP या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी इंक्लूड होती है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में बॉडी कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे वो इंक्लूड नहीं होता। अब बिजनेस की डेफिनेशन समझ लो। बिजनेस में हर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन इंक्लूड होता है, एक्सेप्ट वो एक्टिविटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके एक्सक्लूड कर दे। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर समझते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग डेजिग्नेट किया जाता है और जो कंप्लायंस और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्टनर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो LLP अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग LLP का पार्टनर बनता है। अब एंटिटी की डेफिनेशन समझ लो। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट और कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के पर्पस के लिए, जैसे सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 और 53 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड फर्म भी एंटिटी माना जाता है। अब फाइनेंशियल ईयर समझ लो। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक का पीरियड। ये तो होता है नॉर्मल केस में, लेकिन इसमें एक स्पेशल रूल है उन LLPs के लिए जो साल के बीच में इनकॉर्पोरेट होती हैं। दिस स्पेशल रूल, अगर कोई LLP 30 सितंबर के बाद रजिस्टर हुई है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है। वो अपना पहला फाइनेंशियल ईयर अगले साल के बजाय उससे भी अगले साल यानी नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर 31 मार्च को खत्म कर सकती है। मतलब उनका पहला साल एक्चुअली 12 महीने से बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने अपनी LLP रजिस्टर करवाई 15 अक्टूबर 2019 को। अब रूल के हिसाब से ये डेट 30 सितंबर के बाद आती है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को क्लोज ना करें। आप इसे डायरेक्टली 31 मार्च 2021 को क्लोज कर सकते हैं। फायदा,
आपको सिर्फ 5-6 महीने के लिए अलग से ऑडिट और रिटर्न्स का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। आपका पहला ईयर लंबा हो जाएगा। अब स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट आता है, जो एग्जाम फेवरेट है। स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी होती है जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपीस तक होता है और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक होता है, या जो प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स और कंडीशंस को फुलफिल करती है। स्मॉल एलएलपी को लॉ कुछ रिलैक्सेशंस देता है। अब फॉरेन एलएलपी समझ लो। फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड होती है, लेकिन इंडिया के अंदर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करती है। अब एलएलपी की डेफिनेशन समझ लो। एलएलपी का मतलब होता है पार्टनरशिप जो एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर फॉर्म और रजिस्टर होती है। और लास्ट में एलएलपी अग्रीमेंट समझ लो। एलएलपी अग्रीमेंट का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच या एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच कोई भी रिटन अग्रीमेंट जो राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। फ्यूचर सीएज, अब हम एलएलपी एक्ट 2008 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट समझने वाले हैं, जिसमें हम पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी और पार्टनरशिप के डिफरेंसेस, एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पार्टनर के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, लेकिन लॉ कुछ लोगों को पार्टनर बनने से रिस्ट्रिक्ट करता है। कोई इंडिविजुअल एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता अगर कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो, या वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हो और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग हो। इसका रीजन सिंपल है। एलएलपी एक लीगल बिजनेस एंटिटी है और लॉ फाइनेंशियली और मेंटली केपेबल पर्सन्स को ही पार्टनर बनने की परमिशन देता है। अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स समझ लो। एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होना कंपलसरी है। अगर किसी वजह से पार्टनर्स की संख्या 2 से कम हो जाती है और एलएलपी फिर भी 6 मंथ से ज्यादा टाइम तक सिर्फ एक पार्टनर के साथ बिजनेस करती रहती है, तो वो एक पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाता है फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पर आते हैं, जो सेक्शन 7 के अंडर आते हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल्स होने चाहिए। इन दोनों में से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर एलएलपी के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ इंडिविजुअल्स भी पार्टनर्स हैं, तो ऐसे केस में कम से कम 2 इंडिविजुअल्स जो उन बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनीज होंगे, उन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा। अब रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब समझ लो। रेजिडेंट इन इंडिया वो पर्सन होता है जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज तक इंडिया में रहा हो। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्लायंसेस, फाइलिंग्स और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइमरीली उन्हीं पर होती हैं। अब एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस रेगुलेटिंग एक्ट का है। एलएलपी एक्ट 2008 से रेगुलेट होती है, जबकि पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रेगुलेट होती है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जबकि पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जबकि पार्टनरशिप का अपने पार्टनर से अलग लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एलएलपी एक लीगल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होती है, जबकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट होती है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब पार्टनर्स चेंज होने पर भी एलएलपी कंटिन्यू करती रहती है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। एलएलपी के नाम के एंड में एलएलपी लिखना कंपलसरी होता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना कंपलसरी होता है, जबकि पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अब एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट एंजॉय करती है, मतलब पार्टनर्स के चेंज होने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए खुद लायबल होती है। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एलएलपी में लिमिटेड होता है, क्योंकि हर पार्टनर सिर्फ एलएलपी का एजेंट होता है, दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। इसलिए एक पार्टनर के एक्ट से दूसरा पार्टनर पर्सनली बाइंड नहीं होता। एलएलपी अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज डिसाइड होती है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। एलएलपी कॉमन सील रख सकती है, लेकिन कॉमन सील कंपलसरी नहीं होती। एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एलएलपी का मैनेजमेंट पार्टनर्स के थ्रू ही होता है। एलएलपी में मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पर कोई लिमिट नहीं होती। एलएलपी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जा सकती है। चैरिटेबल पर्पस के लिए एलएलपी फॉर्म नहीं की जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एलएलपी के अफेयर्स इन्वेस्टिगेट करे।
कोई भी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। एलएलपी के सारे फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल किए जाते हैं एमसीए वेबसाइट पर और उन्हें पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर के डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट किया जाता है। अब एलएलपी फॉर्म के एडवांटेजेस समझते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होती है, इसलिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एलएलपी में डिटेल्ड लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, इसलिए कंप्लायंस कॉस्ट लो होती है। एलएलपी को फॉर्म करना रिलेटिवली इजी होता है। एलएलपी में सारे पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट एंजॉय करते हैं। एलएलपी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। एलएलपी को डिसॉल्व करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। अब लास्ट में रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट समझ लो, जो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पार्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद एलएलपी एक लीगल पर्सन बन जाती है जो सू कर सकती है और सू हो भी सकती है। एलएलपी वो सारे एक्ट्स कर सकती है और सफर कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकता है। एलएलपी अपनी मर्जी से कॉमन सील रख सकती है। एलएलपी मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी अक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप और डिस्पोज कर सकती है। फ्यूचर सीएज, अब हम एलएलपी एक्ट 2008 का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो सिर्फ बुकिश नहीं है बल्कि रियल लाइफ में रोज दिखता है, और वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी और नाम रखने के रूल्स। सोचो जैसे किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही एलएलपी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस समझते हैं। एलएलपी तब एग्जिस्ट करती है जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने के लिए एक साथ आते हैं और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर अपने नाम लिखकर साइन करते हैं। मतलब लॉ क्लियर है, एक बंदा अकेला एलएलपी नहीं बना सकता, कम से कम दो लोग होने ही चाहिए। अब ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सिर्फ पेपर भरना नहीं होता, इसके साथ एक स्टेटमेंट भी फाइल होती है जो एडवोकेट, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई भी सब्सक्राइबर फाइल करता है, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि एलएलपी एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली कंप्लाई की गई हैं। अब यहाँ फ्यूचर सीएस थोड़ा सीरियसनेस समझो। अगर कोई प्रोफेशनल या सब्सक्राइबर जानबूझकर गलत स्टेटमेंट देता है, मतलब उसे पता है कि बात झूठी है फिर भी बोल रहा है, या उसे खुद ही बिलीव नहीं है कि बात सच है, तो लॉ उसे माफ नहीं करता। ऐसे केस में पनिशमेंट हो सकती है इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन कम से कम 10,000 रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीज तक। मतलब सर्टिफिकेशन सिर्फ सिग्नेचर नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या लिखना होता है वो भी इंटरेस्टिंग है। इस डॉक्यूमेंट में एलएलपी का प्रपोज नाम होता है, जैसे फ्यूचर विजन एलएलपी। फिर लिखा होता है बिजनेस क्या करेगी, जैसे कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग या सर्विसेज। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है। फिर हर पार्टनर का नाम और एड्रेस, और साथ ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और एड्रेस जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर होते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे वो इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। ये डॉक्यूमेंट फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है। रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाता है कि सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग है, तो 14 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट रजिस्टर करता है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। यह सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के साइन और ऑफिशियल सील के साथ होता है, और लॉ कहता है कि यह सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है। मतलब अब कोई ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि एलएलपी एग्जिस्ट करती है या नहीं। सर्टिफिकेट मिल गया तो एलएलपी बॉर्न हो गई। अब नाम के रूल्स पर आते हैं, और यहीं से थोड़ा फन स्टार्ट होता है। लॉ कहता है कि हर एलएलपी के नाम के एंड में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या शॉर्ट फॉर्म एलएलपी लिखना कंपलसरी है। मतलब अगर कोई फ्यूचर विजन नाम से एलएलपी बनाना चाहता है तो उसे फ्यूचर विजन एलएलपी लिखना ही पड़ेगा। अब अनडिजायरेबल नेम का कॉन्सेप्ट समझो। अनडिजायरेबल नाम वो होता है जो गवर्नमेंट को पसंद ना आए, या पब्लिक को कंफ्यूज करे, या लॉ के अगेंस्ट हो। जैसे अगर कोई एलएलपी अपना नाम रखना चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एलएलपी या आरबीआई एडवाइजरी एलएलपी, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सरकारी बॉडी है। अब आइडेंटिकल और नियरली रिजेंबलिंग नेम्स और भी इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे इंडिया में फेमस ब्रांड हल्दीराम है। अब अगर कोई बोले मैं अपनी एलएलपी का नाम हल्दीग्राम एलएलपी रखूंगा, स्पेलिंग थोड़ी सी घुमा दी, तो लॉ बोलेगा नहीं भाई, ये टू नियरली रिजेंबल्स करता है हल्दीराम से। पब्लिक बोलेगी ये भी वही ब्रांड का पार्ट होगा। इसी तरह अमूल्या एलएलपी अगर अमूल के डेयरी बिजनेस जैसा लगता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ट्रेडमार्क का भी ध्यान रखो। अगर किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है टाटा, तो कोई एलएलपी टाटा कंसल्टेंसी एलएलपी या टाटा सॉल्यूशंस एलएलपी रखने की कोशिश करे तो भी मना हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 प्रोटेक्ट करता है उस नाम को। अब नेम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो, जो सेक्शन 16 में दिया गया है। अगर कोई पर्सन एलएलपी बनाना चाहता है तो वो पहले नाम रिजर्व करवा सकता है। जैसे तुमने डिसाइड किया ब्राइट फ्यूचर एलएलपी नाम से एलएलपी बनानी है, तो तुम रजिस्ट्रार के पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और फीस के साथ अप्लाई करोगे।
रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो नाम को रिजर्व कर देगा। लेकिन याद रखना, ये रिजर्वेशन परमानेंट नहीं होती। नाम सिर्फ 3 मंथ्स के लिए रिजर्व होता है। मतलब 3 महीने के अंदर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी होगी, वरना नाम फ्री हो जाएगा और कोई और उठा सकता है। अब नेम चेंज का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है। सोचो, एक एलएलपी रजिस्टर हो गई सनराइज कंसल्टेंट्स एलएलपी नाम से, और बाद में पता चला कि ऑलरेडी एक सनराइज कंसल्टेंसी पीवीटी लिमिटेड एग्जिस्ट करती है और नाम बहुत ज्यादा सिमिलर है। ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन पर डायरेक्शन दे सकती है कि एलएलपी अपना नाम चेंज करे। गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के बाद एलएलपी को 3 मंथ्स के अंदर अपना नाम या न्यू नाम चेंज करना होता है, और ये एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के 3 इयर्स के अंदर फाइल की जा सकती है। अब अगर एलएलपी गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करती है और नाम चेंज करती है, तो एलएलपी को 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है। रजिस्ट्रार फिर 30 डेज के अंदर न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, जिसमें नया नाम लिखा होता है। लेकिन अगर एलएलपी जिद्दी बन जाए और बोले हम नाम नहीं बदलेंगे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एलएलपी को एक नया नाम अलॉट कर देगी, जैसे सनराइज कंसल्टेंट्स एलएलपी को बदलकर सनराइज कंसल्टेंट्स 1 2 3 4 5 एलएलपी टाइप का नाम, और रजिस्ट्रार उस नाम से सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बस फ्यूचर सीएस, इस पूरे टॉपिक का एसेंस ये है कि एलएलपी का नाम और इनकॉर्पोरेशन कोई कैजुअल चीज नहीं है। तो बताओ फ्यूचर सीएस, एक एलएलपी का नाम कैसा होना चाहिए? अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। अरे नहीं नहीं नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, मिसलीडिंग ना हो, किसी और के ब्रांड पर राइड ना करे और लॉ के साथ ऑनेस्ट हो। तो दोस्तों, यहीं पे आपका एलएलपी एक्ट कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड और प्रिपरेशन बिल्कुल ट्रैक पर। अगर आपको हमारा कंटेंट या शॉर्ट नोट्स चाहिए जो हम पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो कमेंट करो थूक बिना शर्माए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, बिना सब्सक्राइब किए यहां से गए तो एग्जाम में 39 मार्क्स पे ही अटक जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और लॉ को बोरिंग नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।